एक आदमी जो बहुत ही अमीर हुआ करता था पहले, लेकिन अब उसका दिवाला निकल जाता है। कई सारे बैंक कार्ड्स को स्वाइप करने के बावजूद भी वो पैसे नहीं निकाल पाता। फिर वो अपने वॉलेट के अंदर से एक ब्लैक कार्ड को निकालता है जो भविष्य से ओवरड्राफ्ट करता है। जैसे ही ब्लैक कार्ड को एटीएम में डाला जाता है, स्क्रीन अचानक से काली हो जाती है और फिर अजीब से कोड्स दिखाई देने लगते हैं जो कि उसे कुछ पासवर्ड डालने के लिए बोलते हैं। सर्वाइवल के लिए वो पासवर्ड को डाल देता है बिना किसी हिचकिचाहट के और वो डील को साइन कर लेता है। उसके बाद उसकी आंखें चमकने लगती हैं। फिर वो अपने ब्लैक कार्ड को उठाता है और पार्किंग लॉट की तरफ चला जाता है, जहाँ पे एक गाड़ी उसके सामने आके रुकती है और उसके दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और वो बिना कुछ सोचे समझे उस गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। ड्राइवर को ये बताने पर कि उसे फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जाना है, ड्राइवर एक स्पेशल गियर को ऑन करता है, जिसके बाद वो बहुत ही तेजी में वहां से गाड़ी भगाता है और एक रोशनी चमकती है और वो दोनों दीवार के आर पार चले जाते हैं और वो लोग पहुंच जाते हैं फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, एक ऐसी जगह जहां पे आप खूब सारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपको अपना फ्यूचर दांव पे रखना पड़ेगा। आदमी की किस्मत बहुत ही खराब होती है क्योंकि वो सीधा सबसे बड़े कैपिटलिस्ट मकूनी से जाके मिलता है। मकूनी उसे डराने की कोशिश करता है और एक वेयरवुल्फ को अपने पास बुला लेता है, लेकिन आदमी उससे नहीं डरता और घबराते हुए वो एक बहुत ही बड़े मधुमक्खी को अपने पास बुला लेता है। आदमी को ये लगने लगता है कि वो मकूनी को हरा सकता है क्योंकि जीत या हार बस एक संभावना है। एक हरा डायल आदमी के शरीर पे दिखाई देने लगता है और फिर हवा में उसके अपोनेंट से उसका टकराव होना लगता है जो कि युद्ध के संकेत दे रहे थे, लेकिन यह युद्ध शुरू से ही नाकाम होने लगता है क्योंकि मधुमक्खी चाहे कितनी भी बार हमला कर देती वेयरवुल्फ के ऊपर, लेकिन वो वेयरवुल्फ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाती। अब अपने आप को हारता हुआ देख आदमी अपने सभी संपत्ति को दांव पे लगा देता है। उसने एक लाइट सेवर निकाला और मकूनी पर वार करने की कोशिश की, लेकिन आसानी से वेयरवुल्फ ने उसके हमले को रोक दिया। मकूनी इस गेम को शुरू से ही जानता है, उसको पता है कि अपने अपोनेंट के साथ उसे कैसे खेलना है और यहाँ पे वो ऐसा ही करता है। उसके एक्सपीरियंस की मदद से वो अपने अपोनेंट को बहुत ही आराम से हरा देता है और 2 मिनट में ही वो सारी संपत्ति जीत जाता है उस आदमी की। इसके बाद वो मधुमक्खी भी वहां से गायब हो जाती है और फिर मकूनी एक लाल तीर से हमला कर देता है उस आदमी के ऊपर, जिसके बाद वो आदमी कर्जे में डूब जाता है। निराश होने के बाद वो आदमी अपनी जान दे देता है और जिस ट्रेन के आगे आकर के वो अपनी जान देता है, उसी ट्रेन में हमारा मेन कैरेक्टर किमीमारो बैठा होता है जो कि गरीब और अनाथ होता है और बचपन से ही एक कठिनाई भरी जिंदगी जी रहा है। वो सिर्फ सबसे सस्ती रामेन ही खाया करता था और रोजाना 2 जॉब करता था ताकि वो अपने ट्यूशन की फीस दे सके। जब क्लासमेट्स उसे कहीं पे जाने के लिए बुला करते थे तो वो हमेशा बहाने मार दिया करता था क्योंकि उसके अकाउंट में 10,000 येन से ज्यादा कभी होते ही नहीं थे। गरीब होने का मतलब ये भी है कि जिस लड़की से वो प्यार करता था वो एक अमीर आदमी के साथ चली जाती है। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख करके और उन दोनों को करीब आता हुआ देख करके उसके मन में उदासी छा जाती है। वो घर पे आकर के तब तक पढ़ाई करता जब तक कि वो थक के गिर ना जाए, क्योंकि उसे किसी तरीके से गवर्नमेंट एग्जाम को पास करना होगा, तभी जाकर के वो एक अच्छी लाइफ बिता पाएगा। अगले दिन उसके दरवाजे पे एक आहट होती है जिसको सुन करके जब वो दरवाजा खोलता है तब एक अजीब पहनावे वाला आदमी उसके सामने आ जाता है। वो अपने आप को मिडासा बैंक का एम्प्लॉय बताता है और बोलता है मेरा नाम मसाकी है, लेकिन किमीमारो को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था तो उसने दरवाजे को तुरंत बंद कर दिया। इसके बावजूद भी मसाकी रहस्यमय तरीके से किमीमारो के रूम में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे फिर वो किमीमारो से पूछता है क्या तुम्हें कई सारे पैसे कमाने हैं, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। किमीमारो फिर भी उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे अपने घर से निकाल देता है। इसके बाद जब उसको नींद आती है और उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक रहस्यमय तरीके में किसी और जगह पाता है। तभी वहाँ पे मसाकी आ जाता है। वो किमीमारो को समझाता है कि ये दुनिया रियल दुनिया से कनेक्टेड नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेज दूंगा, बस तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी होगी। मसाकी का मकसद था कि वो किसी तरीके से किमीमारो को फाइनेंशियल स्ट्रीट के अंदर पार्टिसिपेट करवा सके। इससे होगा यूं कि मसाकी एक और कॉम्पिटिटर को अपने पास ले आएगा जो कि किमीमारो बनेगा, लेकिन किमीमारो उसके लिए मना कर देता है। वो बोलता है कि मुझे मेरे एग्जाम के लिए तैयारी करनी है और इन सब चीजों पे मैं भरोसा नहीं करता। मसाकी उसे एक और बात बताता है कि तुम यहाँ से चाहे जितना भी पैसा उधार ले सकते हो, बस तुम्हें अपना फ्यूचर गिरवी रखना होगा। किमीमारो फिर से उसे मना कर देता है और बोलता है कि इन सब चीजों पे मैं भरोसा नहीं करता। इसके बाद किमीमारो की जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को अपने घर पे पाता है और मिसाकी वहां से जा चुका होता है। फिर अगले दिन किमीमारो हर रोज की तरह अपने बैंक अकाउंट से पैसे चेक करने के लिए गया होता है। तब उसे पता चलता है कि उसके बैंक अकाउंट में 5 लाख ट्रांसफर किए गए हैं। अब यहाँ पे किमीमारो वो शक होता है कि इतने सारे पैसे उसके पास कैसे आ गए। अब अगले दिन फिर वो उन पैसों में से 10,000 निकाल लेता है और जैसे वो 10,000 को निकालता है अपने लिए, तभी वहाँ पे मसाकी फिर से आ जाता है। मसाकी उसे बताता है कि ये सब उसी का प्लान था। यहाँ पे वो पैसे उसी ने ट्रांसफर किए थे किमीमारो के बैंक अकाउंट में
ताकि किमिमारू उन पैसों को एक बार छू ले। और जैसे ही किमिमारू ने उन पैसों को छुआ, अब उसको फाइनेंशियल स्ट्रीट में पार्टिसिपेट करना होगा। मिसाकी एक ब्लैक कार्ड भी निकालता है और किमिमारू को देता है और बोलता है कि ये फाइनेंशियल स्ट्रीट के अंदर जाने का टिकट है। ना केवल इतना ही, इसकी बदौलत तुम किसी भी एटीएम से खूब सारे पैसे भी निकाल सकते हो, बस तुम्हें अपना फ्यूचर गिरवी रखना होगा। तभी किमिमारू को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन बेहोश होने से पहले वो एक लड़की को अपने सामने देखता है। जब किमिमारू को होश आता है तब वो मिसाकी के साथ उसी कार में बैठा होता है और चला जाता है फाइनेंशियल स्ट्रीट में। लड़की नकली पैसे का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन दुकानदार को ये असली पैसे जैसा लग रहा था। अजीब बात यह है कि मार्केट के अंदर ये नकली पैसे बहुत ही तेजी से घुस रहे थे और किमिमारू के अलावा किसी को भी इसके बारे में नहीं पता चलता। दयालु होने की वजह से वो कभी भी किसी कस्टमर को एक्स्ट्रा छुट्टी नहीं दिया करता था, जिसकी वजह से उसके सामने खड़े आदमी को उस पर गुस्सा आ जाता है। उसे नहीं पता था, लेकिन किमिमारू के इस एक्शन ने उसकी जान बचा ली, क्योंकि यहाँ पे जो छुट्टे वो देने वाला था वो मिदास बैंक के थे और ये किसी के भी फ्यूचर को खत्म कर सकते हैं। और इन पैसों को केवल वही लोग पहचान सकते हैं जो कि फाइनेंशियल स्ट्रीट के अंदर जाते रहते हैं या फिर उनके अंदर उनकी एंट्री हो चुकी है, और किमिमारू उनमें से एक था। बस फिर कल किमिमारू को फाइनेंशियल स्ट्रीट बुलाया जाता है और इस अजीब सी दुनिया को देखने के बाद किमिमारू बहुत ही ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। मिसाकी इसका फायदा उठाता है और यहाँ पे वो उसको बताता है कि जितने भी अजीब से जीव तुम यहाँ पे देख रहे हो, ये जितने भी प्लेयर्स हैं जो फाइनेंशियल स्ट्रीट के अंदर दाखिला लेते हैं, ये उनके संपत्ति हैं और ये उन्हें लेन देन में मदद करते हैं। यहाँ पे किमिमारू की संपत्ति वो लड़की होती है जिसे उसने पहले देखा था, जिसका नाम होता है मिस यू। नियमों के अनुसार जो भी व्यक्ति फाइनेंशियल स्ट्रीट के अंदर दाखिला लेता है उसे हर हफ्ते एक युद्ध लड़ना पड़ेगा, जिसे डील कहा जाता है। किमिमारू के उस जगह पे आते ही कई सारे प्लेयर्स जो ऑलरेडी उस फाइनेंशियल स्ट्रीट के अंदर होते हैं वो उसके ऊपर दाव लगाते हैं और वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि क्या किमिमारू अपना मैच जीतेगा या हारेगा, ताकि वो लोग इस बात का पता लगा सके कि किमिमारू आगे चल के एक अच्छा अपोनेंट बन पाएगा या नहीं। दुर्भाग्य से जैसे ही किमिमारू की एसेट्स दिखाई दी, एक मोटे आदमी ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। उस हमले को तो रोक दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे किमिमारू की जो पहले से कम संपत्ति थी वो और भी तेजी से गायब हो रही थी। किमिमारू लगातार उसके हमले से बचा होता है। अब ऐसा देखते हुए वो आदमी गुस्से में आ जाता है और फिर वो अपने एसेट्स को बेच करके अपनी इकोनॉमिक मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से वो काफी बड़े बड़े आयरन के बॉल मंगाता है और उनको छोड़ देता है किमिमारू के ऊपर। तभी बीच में मिस यू आ जाती है उन सभी बॉल्स को ब्लॉक करने के लिए और हम देखते हैं कि किमिमारू लगातार अब स्ट्रगल कर रहा होता है इस लड़ाई में। इसके बाद किमिमारू डिसाइड करता है कि उसे हार मान लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मिस यू उसको थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम ऐसा मत सोचो और सोचो कि तुम ऐसे इस लड़ाई को जीत सकते हो। फिर जब दोनों वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी मिस्सू के ऊपर अपोनेंट हमला कर देता है और यहाँ पे मिस्सू बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है। उसका एक हाथ उन दोनों बॉल्स के बीच में आ जाता है और क्रश कर दिया जाता है। ये देख करके किमिमारू घबरा जाता है, लेकिन मिस्सू उसे भागने को कहती है, क्योंकि अगर किमिमारू सुरक्षित रहेगा तभी उनके जीतने की उम्मीद है। उनका जो ओपोनेंट था वो बहुत ही ज्यादा अनुभवी था, इसलिए उसने उसका इस्तेमाल किया और यहाँ पे वो मिस्यू को भी घायल कर देता है और आगे चल के किमिमारू को भी लगभग घायल कर ही दिया था। लेकिन तभी उनका जो ओपोनेंट था वो उसका ध्यान बढ़ जाता है और यहाँ पे मिस्यू इसका फायदा उठाती है और किमिमारू के साथ वहां से भाग जाती है। फिर उनका ओपोनेंट अपने 30 लाख येन का इस्तेमाल करता है अपने इकोनॉमिक मैजिक को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि वो किमिमारू को एक ही बार में हरा सके। मिस्यू अपने आप को ठीक कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे किमिमारू को बार बार इस बात का एहसास हो रहा होता है कि शायद ये सब उसी की गलती थी। इन सभी बातों को सुनने के बाद मिस्यू को ऐसा लगता है कि किमिमारू को उसकी फिक्र है, लेकिन यहाँ पे किमिमारू ये सोचता है कि कोई व्यक्ति अगर इंजर्ड है, उसने तुम्हारे लिए कुछ किया है, तो ऑब्वियसली बात है तुम उसके लिए फिक्र तो करोगी। मिस्यू समझ जाती है कि यहाँ पे किमिमारू को सिचुएशन समझ में नहीं आ रही होती है। तब मिस्यू उसे समझाती है कि चोट लगने से हमारा जो एसेट्स है वो कम होगा और अगर तुम हमले में अपना निवेश करोगे तो तुम्हें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और ये सभी इस बैटल के नियम है। किमिमारू चाहता था कि मिस्यू उसे गाइड करे और उसे बताए कि अब उसे क्या करना चाहिए, लेकिन जब तक वो लोग कुछ कर पाते तब तक उनका ओपोनेंट उनके पास आ जाता है और यहाँ पे किमिमारू के ऊपर हमला कर देता है। इस बार मिस्यू का पांव पे हमला होता है, जिसकी वजह से मिस्यू का पांव बहुत ही बुरी तरह से कुचल दिया जाता है और यहाँ पे मिस्यू अब जल्दी हील नहीं हो पा रही थी। अब तो किमिमारू की हिम्मत पूरी तरह से टूट जाती है और वो यही सोच में पड़ जाता है कि उसका जो ओपोनेंट है वो इस बार किस तरीके से हमला करेगा और उनका ओपोनेंट इस बार पूरे 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करता है इकोनॉमिक मैजिक के अंदर, जिससे कि वो बहुत ही बड़ा एक गोला बनाता है जिससे कि वो एक ही बार में किमिमारू को खत्म कर सके। मिस्यू ने भी किमिमारू से बोला कि तुम्हें भी जल्द से जल्द अपने इकोनॉमिक मैजिक का इस्तेमाल करना चाहिए और उसके बाद मिस्यू अपने गोल्डन लाइट्स का इस्तेमाल करती है ताकि अपने ओपोनेंट पे हमला कर सके। इसके द्वारा वो अपनी इंजरीज को भी हील कर लेती है और उसका कॉन्फिडेंस फिर से वापस आ जाता है। तभी किमिमारू आग के गोले बरसाता है उन मेटल बॉल्स के ऊपर,
ये आग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पूरे एरिना में आग लग जाती है और ये चीजें देख करके बाकी के अपोनेंट्स भी दंग रह जाते हैं। अंत में किमिमारू ने ना केवल ये फाइट जीत ली बल्कि वो अपने अपोनेंट की सारी संपत्ति भी जीत जाता है। फिर मिस्यू अपने कार्ड के अंदर वापस चली जाती है और इधर पे किमिमारू भी बेहोश हो जाता है थकने की वजह से। जब उसको होश आता है तब मिसाकी उसे बताता है कि जो संपत्ति तुमने जीती है तुम उसको जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हो, बस तुम्हें एक प्राइस पे करना होगा। तुम्हें हर वीक में एक बार फाइट करनी होगी और तुम इसके लिए मना नहीं कर सकते। इस चेन से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है, तुम्हें किसी मैच में हारना होगा जिसके बाद तुम्हारी सारी संपत्ति छीन ली जाएगी और इसका मतलब ये भी है कि तुम रियल वर्ल्ड में भी एक गरीब व्यक्ति बन जाओगे। उस समय तो किमिमारू को ये सारे बदलावों के बारे में नहीं पता चलता, लेकिन जब वो अगले दिन अपने एटीएम में जाता है और अपना बैंक बैलेंस चेक करता है तो उसको पता चलता है कि वो एक करोड़पति बन चुका है। इसके बाद वो अपनी पढ़ाई में कम ध्यान लगाता और ज्यादातर केवल अच्छे खानों पर ध्यान देता है। उसी बीच मिकुनी किमिमारू से जुड़ी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है, क्योंकि यहाँ पे मिकुनी को ऐसा लगता है कि किमिमारू और उसके बीच में काफी सारी समानताएं हैं। इधर पे करोड़पति बन जाने के बावजूद भी किमिमारू जिस स्टोर में काम किया करता था वो अभी भी उसी स्टोर में काम करता है। उसी बीच उसके साथ एक अजीब घटना घटी जहाँ पे एक लड़की उसके पास आती है और उसको बदले में नकली नोट देती है। अजीब बात ये थी कि सभी नकली नोट काले कलर के दिखने लगते हैं और मैनेजर को ऐसा लगता है कि सभी नोट असली हैं। उस वक्त केवल किमिमारू ही समझ सकता था इन नकली नोटों को और वही केवल देख सकता था इन नकली नोटों को जो कि फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट से लीक हो रही हैं। उसके बाद किमिमारू को लगातार नकली नोट मिलना स्टार्ट हो गए थे। 5 में से 3 नोट तो नकली ही मिले। किमिमारू इन सभी चीजों को रोकने के लिए कस्टमर्स को असली पैसे दिया करता, लेकिन ज्यादातर कस्टमर्स को केवल सिक्के ही मिला करते, जिसकी वजह से कस्टमर नाराज हो जाते हैं। जब एक कस्टमर गुस्सा हो जाता है तब वहाँ पे एक सुंदर आदमी आता है और वो असली नोट देता है और फिर उस कस्टमर को बोलता है वहाँ से चले जाने के लिए। ये आदमी मिकुनी है जो कि फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट से आया है। फिर मिकुनी किमिमारू को अपने बारे में बताता है और उसको ये भी बताता है कि नकली नोट्स कैसे आए हैं और उनके पीछे की सच्चाई क्या है। किमिमारू ने अपने फादर के बारे में भी जाना मिकुनी से। मिकुनी ने किमिमारू को ये एडवाइस दी कि चाहे कुछ भी हो जाए इस फाइट से भागना मत और कोशिश करो कि तुम्हारी किस्मत खुल जाए, क्योंकि जितना ज्यादा तुम पैसा कमा पाओगे उतना ही ज्यादा करोड़पति तुम बनते जाओगे रियल वर्ल्ड में, और तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर भी सकता हूँ। और ये सब चीज एक लड़की छुप के देख रही थी। अपने फादर के बारे में जान लेने के बाद किमिमारू अपने पुराने घर में वापस जाता है जहाँ पे वो सालों से नहीं गया, ताकि वो इस बात का पता लगा सके कि उसके फादर अचानक से कैसे गायब हो गए। उसकी आंट ने कोई इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाई जिसकी वजह से किमिमारू की मदद हो पाए, लेकिन किमिमारू को उस घर में पुरानी डायरी मिलती है। अजीब बात ये होती है कि उस डायरी के अंदर काफी सारे नंबर्स लिखे हुए थे और उस डायरी के ऊपर मिडास बैंक का लोगो भी था, जिसकी वजह से किमिमारू को ये बात का शक हो जाता है कि कहीं उसके फादर भी फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानते थे। किमिमारू तुरंत निकल जाता है फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट की तरफ ताकि वो मिसाकी से अपने फादर के बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकाल सके। किमिमारू को ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट से वो इससे जुड़ पाया क्योंकि उसके फादर भी यहाँ पे पहले आ चुके हैं, लेकिन वो एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है जिसकी वजह से उसको ज्यादा चालबाजी करना नहीं आता। तभी मिकुनी वहाँ पे आ जाता है ताकि वो उसकी मदद कर सके और उसको एक ऐसे आदमी से मिलाता है जिसके पास किमिमारू के फादर से जुड़ी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती, इसलिए किमिमारू को सबसे पहले 10 लाख जमा करने पड़ते हैं ताकि वो इस इन्फॉर्मेशन को ले सके। फिर किमिमारू को इस बात का पता चलता है कि उसके फादर भी यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट बन के आए थे और उन्होंने काफी सारे डील किए, लेकिन फिर वो अपनी सारी संपत्ति हार जाते हैं, जिसके बाद उन्हें फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट से निकाल दिया जाता है। इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वो अपनी जान ले लेते हैं। अपने फादर की पास्ट के बारे में जान लेने के बाद किमिमारू को ऐसा लगता है कि अब वो इस दुनिया में अकेला रह गया, लेकिन मिकुनी जिसके साथ ये सब चीजें हो चुकी हैं वो यहाँ पे किमिमारू से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ। फिर मिकुनी यहाँ पे बताता है कि उसके फादर भी बहुत बड़े कंजूस थे, उन्होंने अपनी कंपनी को डूबने से बचाने के लिए अपने सारे पैसे उस कंपनी में लगा दिए, बल्कि उस समय मिकुनी की बहन यहाँ पे बहुत ज्यादा बीमार थी और उसको बचाने के लिए उसके फादर ने कुछ भी नहीं किया। इसकी वजह से कंपनी तो बच गई बैंकक्रप्ट होने से, लेकिन यहाँ पे मिकुनी की बहन की जान नहीं बच पाती। इसका बदला लेने के लिए मिकुनी ने फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के अंदर कदम रखा और जब उसने खूब सारे पैसे कमा लिए उसने अपनी फादर की कंपनी को खरीद लिया, जिसकी वजह से अब उसके फादर का दिवाला निकल चुका है। लेकिन यहाँ पे किमिमारू इस बात से उदास नहीं था कि उसके फादर अब नहीं रहे इस दुनिया में। उसको इस बात की ज्यादा चिंता होने लगती है कि इस डायरी के अंदर उसके बारे में या उसकी माँ से जुड़ी कुछ भी चीजें नहीं है। मिकुनी उसे बताता है कि हो सकता है ये तुम्हारी गलतफहमी हो, क्योंकि मेरे फादर केवल पैसे के लिए काम किया करते थे, लेकिन तुम्हारे फादर इसलिए काम करते थे ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। क्योंकि मिकुनी की नजरों में उन लोगों की इज्जत बहुत ही ज्यादा होती है जो लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि बाकी लोगों के लिए। और वहां से जाने से पहले किमिमारू से वो बोलता है कि उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे लिए अब ज्यादा जरूरी है। इसके बाद किमिमारू अपने फादर के बारे में ही सोचने लगता है। रास्ते में क्यों हैरान था कि मिकुनी ने इधर पे किमिमारू से अपने यूनियन को ज्वाइन करने के लिए क्यों नहीं कहा।
लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि मिकुनी के अपने ही कुछ प्लान है। उनकी बातचीत को एक लड़की चुपके से सुन रही होती है, जिसको एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भेजा जाता है ताकि वो नजर रख सके मिकुनी के ऊपर, क्योंकि मिकुनी एक नॉर्मल पार्टिसिपेंट नहीं है। इसके अलावा उसके पास बहुत सारा पैसा है और वो अपने देश के इकोनॉमिक पावर पे कंट्रोल रखता है। इसके अलावा उसकी ट्रू आइडेंटिटी अभी भी एक राज है। जल्द ही किमारू को फिर से फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट बुलाया जाता है उसके अगले मैच के लिए, जहाँ पे इस बार उसका अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि उसके खुद के एक टीचर हैं। टीचर के खुद के 3 बच्चे हैं और ऊपर से महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि टीचर की सैलरी बहुत ही कम पड़ती है। इसलिए अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट आते हैं ताकि वो अच्छा खासा पैसा कमा सके। यही कारण होता है कि टीचर इस मैच को हार नहीं सकता और यहाँ पे किमारू के भी कुछ अपने कारण है जिसकी वजह से उसको इस मैच को जीतना ही होगा। अपने कार्ड का इस्तेमाल करने के बाद उन दोनों के बीच की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, लेकिन किमारू को अभी भी ज्यादा अनुभव नहीं होता और यहाँ पे उसके टीचर थोड़े बहुत स्मार्ट थे, जिसकी वजह से उसके टीचर लगातार जीत रहे होते हैं यहाँ पे किमारू से, क्योंकि टीचर ने पहले ही प्लान बना लिया होता है और उसने ही डिसाइड कर लिया होता है कि उसे कैसे अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करना है अपनी इकोनॉमिक मैजिक को बूस्ट करने के लिए। तभी किमारू के शरीर से काले नोट निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अब किमारू की जो संपत्ति है वो लगातार घट रही होती है। तभी किमारू को उसके खुद के कार्ड के द्वारा एक चेतावनी दी जाती है, लेकिन यहाँ पे किमारू के पास एक बैकअप प्लान था। उसके पास काफी सारे शेयर्स पड़े हुए थे मिस्यू के, जिन्हें वो अचानक से बेच देता है और उसके पास इतना पैसा फिर से आ जाता है कि वो फिर से गेम को स्टार्ट कर सके और फिर वो उन पैसों का इस्तेमाल करता है अपनी इकोनॉमिक मैजिक को बूस्ट करने के लिए, जिसके बाद उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो चारों तरफ आग लगा देता है और यहाँ पे नुकसान होता है टीचर का और आखिर में किमारू ये मैच जीत जाता है। टीचर ने एक ही झटके में अपना फ्यूचर खो दिया। अब यहाँ पे टीचर को इस बात का बुरा लगता है कि वो इस मैच को कैसे हार सकता है, लेकिन इन रूल्स को ऑलरेडी सेट कर दिया गया था फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, जिसकी वजह से अब टीचर इसमें कुछ नहीं कर सकता। समय पे अपनी सारी संपत्ति बेचने की वजह से किमारू ने यहाँ पे समझदारी दिखाई और टीचर के पास संपत्ति होती है लेकिन वो उनसे बेचता नहीं, जिसकी वजह से वो अपनी सारी संपत्ति इस मैच में हार जाता है और उसको फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के द्वारा निकाल दिया जाता है। हर एक पार्टिसिपेंट के पास टोटल 10 शेयर होते हैं, जिसमें से 9 शेयर्स को लोग बेच करके पैसे कमा सकते हैं और उन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। फिर किमारू जाता है और शुक्रिया करता है मिकुनी का, क्योंकि सही समय पे मिकुनी ने ही वो सारे शेयर्स खरीद करके यहाँ पे किमारू को पैसे दिए थे। फिर फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट से निकल जाने के बाद किमारू को फिक्र होने लगती है अपने टीचर की। उसको इस बात का एहसास होने लगता है कहीं उसको टीचर भी उसके फादर की तरह कहीं सुसाइड ना कर ले। अगले दिन क्लासरूम में जब टीचर आते हैं तब यहाँ पे वो बिल्कुल ही नॉर्मल दिखते हैं। फिर किमारू जाता है और उनसे माफी मांगता है, तो टीचर कोई भी जवाब नहीं देता। वो सिर्फ इतना बोलता है कि दोपहर में तुम मेरे घर आ जाना। टीचर के घर पे जाने के बाद किमारू एक अजीब चीज देखता है कि वहाँ पे टीचर का कोई भी बच्चा नहीं होता और टीचर की जो वाइफ प्रेग्नेंट थी वो भी अब पतली दिख रही होती है। तब यहाँ पे टीचर किमारू से बोलता है कि यही वो भविष्य है जो मैंने खो दिया उसमें, इसलिए अब से मेरा कोई भी बच्चा नहीं है। मैंने फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट से खूब सारा पैसा कमाया, जिसकी वजह से मेरी जो आर्थिक स्थिति थी वो ठीक हो गई, लेकिन अब मेरी फैमिली ही मेरे से छीन ली गई है। फिर टीचर जब किमारू से पूछता है कि तुम फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस लिए गए थे, तब यहाँ पे किमारू उसको कोई भी जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि टीचर ने जब इस टूर्नामेंट के अंदर कदम रखा और फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब वो पहली बार गया तब उसको नहीं पता चला था कि भविष्य को दांव पे कैसे रखा जाएगा और भविष्य से क्या छीन लिया जाएगा। लेकिन जब अब उसके बच्चे उसके साथ नहीं है और केवल उनकी यादें हैं, तब उसको समझ में आ रहा है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। टीचर को किमारू के फादर के बारे में भी पहले से पता था और यहाँ पे वो ये सोचने लगता है कि जब किमारू के फादर हार रहे थे तो उन्होंने अपना कौन सा फ्यूचर गवा दिया, क्योंकि यहाँ पे किमारू तो जिंदा था। किमारू फिर से अपने टीचर से माफी मांगने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन उसके टीचर बोलते हैं कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम में से कोई भी हारता तो उसको इसका नतीजा तो भुगतना ही पड़ता। इसलिए काम करो, तुम जा करके मिकुनी की ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिसकी वजह से तुम ज्यादा पैसा तो नहीं कमा पाओगे लेकिन तुम बैंकरप्ट होने से बच जाओगे, क्योंकि टीचर को खुद मिकुनी की तरफ से आया था ऑफर, लेकिन यहाँ पे टीचर ने उसका ऑफर ठुकरा दिया और आज उसको उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। आखिरी में टीचर ने किमारू से ये बोला कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता, क्योंकि ये सब मेरी ही गलती है, मैं खुद उस गेम के अंदर गया था और ऊपर से मैं चाहता हूँ कि तुम इस मैच को कभी हारो ही ना, क्योंकि एक तुम ही ऐसे व्यक्ति बचे हो जो मेरे बच्चों के बारे में जानता है। इस वक्त फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट अपने चैलेंज सीमा पे पहुंच गया था, जबकि मिकुनी अपने तरीके से असल दुनिया में और इस दुनिया में शांति बना के रखना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो कि इस प्रोसेस को तोड़ना चाहते थे, जैसे कि एक बुढ़ा जो उसके सामने खड़ा है, क्योंकि बुढ़ा यहाँ पे मिकुनी के ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहता था और ये चीज मिकुनी को पसंद नहीं आती, इसलिए मिकुनी डिसाइड करता है कि वो उस बुढ़े को यहाँ से निकाल देगा। दोनों ही आर्थिक स्थिति पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और दोनों के बीच में तुरंत लड़ाई स्टार्ट हो जाती, जबकि बुढ़े के पास टेलीपोर्टेशन स्किल्स थी, लेकिन मिकुनी के लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं था। दोनों की पावर एक जैसी थी, लेकिन तभी बुढ़ा अपने ज्यादातर स्टॉक्स को बेच देता है, जिसके बाद उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है मिकुनी से भी ज्यादा
और उसके पास अब टोटल प्रॉफिट आ जाता है 300 करोड़ का। अभी वो बुढ़ा एक जोरदार हमला करता है मकुनी के ऊपर और उसको ऐसा लगता है कि वो मकुनी की जान ले लेगा, लेकिन मकुनी उसी के हमले को इस्तेमाल करता है अपने लिए। जब मकुनी ने सोचा कि वो जीत चुका है तभी उसको पता चलता है कि वो उस बुढ़े के ट्रैप में फंस गया है, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा दुश्मन आ जाता है जो कि मकुनी को टेक ओवर कर लेता है, उसके शेयर्स को, और यहाँ पे मकुनी को भारी नुकसान होता है। जैसे ही मकुनी को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि अगर वो जल्द से जल्द कुछ नहीं करेगा तो वो अपनी सारी संपत्ति को हार जाएगा, तभी वेयरवुल्व्स के पेट के अंदर से एक लड़की निकल के आती है जो कि मकुनी का ट्रम्प कार्ड है, जो कि अपने अपोनेंट की संपत्ति के अंदर से जो एनर्जी निकल के आती है उसको ऑब्जॉर्व कर लेती है। पीछे से क्यू भी साथ निभा रहा होता है मकुनी का, और यहाँ पे अब बुढ़ी का जो बैरियर था वो टूट जाता है और ज्यादा समय नहीं लगता और मकुनी इस मैच को जीत लेता है। लेकिन मैच को हार जाने के बावजूद भी बुढ़ा पूरी तरीके से बैंकरप्ट नहीं होता, और यही चीज है जो मकुनी दिखाना चाहता है किमीमारू को। किमीमारू तारीफ भी करता है मकुनी की, लेकिन मकुनी को ऐसा लगता है कि किमीमारू अपने पूरे दिल से उसकी तारीफ नहीं कर रहा। किमीमारू अपने मन में ये डिसाइड कर लेता है कि उस चाहे कुछ भी हो जाए उसे मकुनी की तरह नहीं बनना, और यहाँ पे अब दोनों के विचार बदल जाते हैं। किमीमारू यहाँ पे हारना तो नहीं चाहता, वो स्ट्रांग बनना चाहता है ताकि वो किसी भी आने वाली संभावना को बदल सके और हर एक मैच को जीत ले। लेकिन उसे ऐसा भी नहीं करना कि ताकि उसकी जो अपोनेंट है वो उससे नाराज हो जाए और उसके आसपास के लोग भी उससे नाराज हो जाए। इसलिए वो अपने अगले मैच में अपने अपोनेंट पर डायरेक्ट हमला करता है, जिसकी वजह से उसके अपोनेंट के शरीर से काले नोट निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। सबको लगा कि अब वो हार जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसका जो अपोनेंट था वो पूरी तरह से बैंकरप्ट तो नहीं होता और वो आगे लड़ना भी छोड़ देता है। और किमीमारू ऐसा जानबूझ के करता है ताकि वो अपने अपोनेंट को बचा सके, क्योंकि अपने टीचर की फाइट की वजह से किमीमारू बहुत ही ज्यादा बुरा फील करने लगता है अपने टीचर के लिए, और उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि अगर कोई भी अपोनेंट बैंकरप्ट हो गया तो उसको किस चीज से गुजरना पड़ेगा, और ऐसी ट्रेजेडी से अपने अपोनेंट्स को बचाने के लिए वो स्ट्रांग बनता है ताकि वो नतीजों को ही पलट सके। और उसको ऐसा लगता है कि वो इस मैच को आराम से जीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और वो हार जाता है। लेकिन उसने अपनी इतनी सारी संपत्ति भी नहीं खो दी कि वो बैंकरप्ट हो जाए। जीत और हार फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए किमीमारू को इन सब चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन टैक्सी ड्राइवर किमीमारू से बोलता है कि थोड़े बहुत नुकसान की वजह से हो सकता है तुम्हारे परिवार में तनाव आ जाए, क्योंकि यहाँ पे तुमने अपना भविष्य दांव पे लगाया है और धीरे धीरे अगर तुम हारते जाओगे तो हो सकता है तुम्हारा भविष्य भी खत्म हो जाए। इन सभी बातों को सुनने के बाद किमीमारू को थोड़ा सा डर लगने लगता है, और अगले दिन वही होता है जिसका उसे डर था, यानी कि इसकी जो आंट जो बहुत ही अच्छी थी उन्हें अचानक से हॉस्पिटल में दाखिला लेना पड़ता है, और वहीं पे किमीमारू एग्जाम में फेल हो जाता है। लेकिन जिस लड़की पे उसे क्रश था वो एग्जाम में फेल नहीं होती, और यहाँ पे फिर किमीमारू अब सोचने लगता है कि कहीं ना कहीं वो हार गया। और अब किमीमारू और मिस्यू के बीच में भी दूरियां बढ़ जाती है, क्योंकि मिस्यू यहाँ पे गुस्सा होती है किमीमारू की वजह से, क्योंकि वो पिछला मैच अपना हार चुका है। वो चाहती थी कि किमीमारू के पास अगर कोई भी प्लान है किसी भी फाइट के लिए तो उसको पहले ही बता दे, ना कि मैच के दौरान बताए। फिर उन दोनों की बातचीत तुरंत वहीं पे रुक जाती है जब अलार्म बजता है। फिर किमीमारू जाता है और इंस्टेंट नूडल्स बनाने लगता है। अब इंस्टेंट नूडल्स को देख लेने के बाद मिस्यू को ऐसा लगता है कि उसको भी इसे खाना चाहिए, और यहाँ पे वो गुजारिश करती है किमीमारू से कि मुझे भी इसे खाने दो। वहीं पे जो बुढ़ा व्यक्ति था जो मुकुनी से हार गया था वो फिर से कोशिश करता है मुकुनी को हराने की, क्योंकि वो बार बार कोशिश ऐसा करता रहेगा जब तक वो मकुनी को ना हरा। और अब अपने नुकसान को भरने के लिए वो दूसरे अपोनेंट्स को ढूंढता है ताकि उनसे अपना लेन देन बढ़ा सके। यहाँ पे मकुनी के खुद के कुछ लोग उसकी मदद करते हैं इस काम में, और ये चीज दिखाता है उनका ट्रू नेचर, क्योंकि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके इस ट्रेड करने की वजह से रियल जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा, उनको तो बस अपनी जेब भरनी है। कई सारे प्रयास के बाद बुढ़े को एक अपोनेंट मिल जाता है जो कि उससे लड़ने के लिए तैयार होता है, और जब दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं तब उसका अपोनेंट कई सारे हमले करता है बुढ़े पे, पर यहाँ पे बुढ़ा कमजोर हो जाता है, जिसके बाद बुढ़े की कई सारी संपत्ति उसके अपोनेंट के पास चली जाती है। अब उस अपोनेंट को ऐसा लग रहा होता है कि उसने इस बुढ़े को हरा दिया है और वो इस जीत का जश्न मनाने लगता है। लेकिन तभी बुढ़ा एक बहुत ही पावरफुल हमला करता है उस व्यक्ति पे, जिसकी वजह से वो इससे पहले कुछ सोच या समझ पाता है, वो हार जाता है। इसका अपोनेंट अब बैंकरप्ट हो जाता है और आसमान में फिर काले सिक्के दिखने लगते हैं। इन दोनों की इंटेंस बैटल को देख करके किमीमारू भी हैरान था, और इन दोनों की बैटल की वजह से अब रियल वर्ल्ड में भी इसका असर दिख रहा होता है, और पता ही चलता है कि बुढ़ा एक नंबर का रिश्वतखोर है और उसकी कंपनी का भी दिवाला निकलने वाला है। किमीमारू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, तब वो अपनी टीचर से इस बारे में पूछता है, और उसके टीचर बताते हैं कि अब जो कंपनी बंद हो जाएगी तो उसकी वजह से 10,000 लोग अपनी जॉब खो देंगे, और यही लोग रिप्रेजेंट करते हैं बुढ़े के फ्यूचर को, और इसलिए अब बुढ़े ने अपने फ्यूचर को खो दिया। और किमीमारू को अब ऐसा लगता है कि जो भी व्यक्ति बैंकरप्ट हो जाता है फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसका रियल जिंदगी पे भी बहुत गहरा असर पड़ेगा, और खासकर तब अगर वो किसी बड़ी कंपनी का मालिक हो। इसके बाद किमीमारू जाता है और मिजुहो से इसके बारे में बात करता है। वो बताते हैं कि किमीमारू बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल है, वो सही से नहीं सोच पाता है।
अगर वो चाहता है कि मैच का आउटकम वही निकले जो वो चाहता है, तो उसको सबसे पहले अपने बारे में जानना हो। तो एक आदमी किमीमारू के पास आता है और उसको बताता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी जानकारी दे सकता हूँ, खासकर एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसको जानने के बाद तुम हैरान रह जाओगे। किमीमारू फिर उसको पैसा देता है और फिर वो आदमी बताता है कि एफी फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है वो 5 साल पहले स्टेब्लिश की गई थी और वो उस बूढ़े व्यक्ति की सारी कंपनी को अपनाना चाहती थी। और एफी कंपनी का मालिक कोई और नहीं बल्कि मिकुनी था, जिसने इस योजना का असली दुनिया पर प्रभाव को कम करने के लिए किया था। बाद में मिकुनी जब किमीमारू के सामने आता है तब वो अपनी सारी सच्चाई बताता है। मिकुनी बताता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे यूनियन में जितने भी लोग हैं वो सबसे पहले तो मिडस के पैसे को इकट्ठा करें। जब अपने पास अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे तो हम बिल के प्रभाव को कम करने की कोशिश करेंगे और इसकी वजह से हम इस फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मकुनी की नजर में मिडस बैंक और फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। इन सभी चीजों से वो नफरत करता था और वो नहीं चाहता था कि बाजार के अंदर नकली पैसे घुस जाएं। वो इन सबको रोकना भी चाहता था लेकिन रोक नहीं पाया, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद का एक ग्रुप बनाएगा ताकि सबके साथ मिलकर काम करे और वो कोशिश करेगा कि संपत्ति के लेन देन को वो किसी तरीके से कम करे, क्योंकि इसका प्रभाव अगर रियल एस्टेट पे बहुत ज्यादा होने लगेगा तो इसकी वजह से उनका स्टेट कोलैप्स कर जाएगा और यहाँ पे वो ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए वो कोशिश करता है कि किसी तरीके से मिडस की मनी का इस्तेमाल करे ताकि वो नेशनल बॉन्ड्स को खरीद ले और अपने स्टेट को गिरने से बचा सके। मकुनी का मानना है कि यही एक तरीका है इस चीजों को ठीक करने के लिए। अब उसका ये भी मानना है कि चाहे इसके लिए लोगों की जान चली जाए या लोगों का जॉब जाए, उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। किमीमारू को ये आइडिया पसंद नहीं आता क्योंकि उसको ये ठीक नहीं लगती बात कि तुम नकली पैसे का इस्तेमाल करोगे रियल वर्ल्ड में ताकि रियल वर्ल्ड में शांति बनी रहे। मिकुनी उससे बोलता है कि एक दिन तुम मेरी सारी बातों को समझ जाओगे। फिर जो आज का जो अपोनेंट था वो भी काफी दमदार दिख रहा था और फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होने वाली थी। उस आदमी के हाथ में एक ब्लैक कार्ड था जिसकी मदद से सबसे पहले तो उसने एक गेट को ओपन किया, एक गोल्डन आई को, और उसके अंदर से एक एंजल निकल के आती है। इस फाइट में मिस्यू बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाती है और ये चीज देख करके किमीमारू को समझ में आ जाता है कि उसके पास कोई भी चांस नहीं है इस फाइट को जीतने का, क्योंकि इस फाइट को रोका जा सकता था। क्योंकि इन दोनों की फाइट से पहले वो आदमी आता है किमीमारू से मिलने के लिए और उसको बताता है कि तुम्हारा जो अवतार है मिस्यू वो बहुत ही अच्छी दिखती है और ऊपर से मैं तुम्हारा अगला मैच में अपोनेंट हूँ। वो आदमी आया होता है किमीमारू की मदद करने के लिए। वो किमीमारू से बोलता है कि अगले मैच में मैं तुमसे जानबूझ के हार जाऊंगा और तुम मेरी आधी संपत्ति भी रख लेना। लेकिन किमीमारू को ऐसा लगता है कि ये आदमी मुझे चिढ़ाने के लिए आया है, इससे किमीमारू उसकी कोई बात नहीं सुनता और उससे मैच के लिए तैयार हो जाता है। उसने किमीमारू को भरोसा भी दिलाया कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तो बस यहाँ पे तुमसे बात करना चाहता हूँ क्योंकि आप फाइट के बीच में सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन आज तक किसी ने भी सरेंडर नहीं किया है। आदमी का मानना था कि लगातार संपत्ति को बेचने से और दूसरी संपत्ति खरीदने से रियल जिंदगी पे इसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है, इसलिए हमें सबसे अच्छा ऑप्शन यही रहेगा कि हम लड़ाई छोड़ दें। किमीमारू को ना हिलता देख उस आदमी ने अपना बिजनेस कार्ड दिया किमीमारू को। किमीमारू को तब इस बात का एहसास हुआ कि उसने इस आदमी को कहीं देखा है और फिर बाद में एक मैगजीन पढ़ने के दौरान उसे इस आदमी की असलियत पता चली। इस आदमी का नाम है जिनोजा, जो कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चलाती है जो कि लोगों की हेल्थ और एजुकेशन में मदद करती है। इतने बड़े पद पे होने के बावजूद भी जिनोजा कभी घमंड नहीं करता और लोगों की हमेशा मदद करता, इसलिए लोग भी उसे पसंद करते थे। काम के बाद किमीमारू यही सोच रहा होता है कि जिनोजा आखिरकार ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। अचानक एक गाड़ी उसके सामने आके रुकती है और ड्राइवर वहां से बताता है किमीमारू को कि तुम्हारी आंट ने एक क्रिटिकल इलनेस का नोटिस दिया है। किमीमारू को धोखा दिया जाता है और लड़की अपने नाम जेनिफर बताती है। उसने कहा कि उसे फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरी जानकारी है और वो ये भी बताती है कि वो एक अंडरकवर एजेंट है, इसे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे भेजा है कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए। उसने कहा कि मकुनी जिस योजना पे काम कर रहा है वो गलत है, क्योंकि जितने भी लोगों के हाथ में मिडास की तरफ से पैसा आएगा उतने लोगों का भविष्य छीन लिया जाएगा। जेनिफर बताती है कि वो चाहती है कि वो पूरी तरीके से फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट को खत्म कर दे और इसके लिए वो किमीमारू की मदद चाहती है। किमीमारू इन सभी चीजों से अनजान था तो डिसाइड करता है कि वो सिनोजा को सबसे पहले ढूंढेगा। सिनोजा बताता है कि अभी तो तुम्हें हर चीज ठीक दिख रही है, लेकिन जैसे जैसे मिडास के जो पैसे हैं वो रियल जिंदगी में आना स्टार्ट हो जाएंगे और लोगों तक पहुंचना स्टार्ट हो जाएंगे तो धीरे धीरे संतुलन मिट जाएगा। ये सब मकुनी के ग्रुप की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो लोग चाहते तो हैं कि किसी तरीके से ट्रांजैक्शंस को कम किया जाए ताकि उसका असर जो है रियल जिंदगी पे कम हो। लेकिन जितने भी ट्रांजैक्शन धीरे धीरे हो रहे हैं उसकी वजह से दुनिया छोटी बनती जा रही है, क्योंकि तुम अगर ध्यान दोगे अपने फ्यूचर को बचाने के लिए तो तुम अपना प्रेजेंट खो दोगे। किमीमारू इन सब चीजों से डर जाता है क्योंकि उसे पता है कि अगर फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट को रोका नहीं गया तो वो और भी लोगों के भविष्य को खत्म कर देगा। इस
शिनोजा किमिमारू को एक अनोखी चीज दिखाता है। एक दरवाजा खोलने के बाद उन्हें एक दीवार दिखाई देती है जहाँ पे बच्चों की ड्राइंग थी और बच्चों के गिफ्ट दिए गए थे शिनोजा को, जिन बच्चों की शिनोजा ने मदद की थी। क्योंकि ये सभी ड्राइंग्स भविष्य को दिखाती है तो यहाँ पे वो सभी लोगों को ये चीज दिखाता है। लेकिन जब शिनोजा एक मैच हार जाता है तब यहाँ पे ये ड्राइंग बदल जाती है और फिर शिनोजा ये चीज दिखाना चाहता था कि केवल तुम्हारा भविष्य नहीं बदलेगा मैच को हार जाने पे, बल्कि तुमसे जुड़े लोगों का भी भविष्य बदल जाएगा। बाद में किमिमारू मिकुनी के पास गया और उससे पूछने पर उसको पता चलता है कि मिकुनी ने पहले शिनोजा को हराया था। मिकुनी का ये मानना था कि हम अपने भविष्य को वैसा ही बनाते हैं जैसा हमारा प्रेजेंट है, यानी कि हम अपने भविष्य को कैसे भी बना सकते हैं, बस हमें अपना प्रेजेंट को सुधारना है। अगले दिन किमिमारू डिसाइड करता है कि वो लड़ेगा, लेकिन दोनों की पावर में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है, जिसकी वजह से किमिमारू चाहे कितने भी हमले कर ले वो बेकार था और अब उसको कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा होता है। तो वो डिसाइड करता है कि वो अपने अपोनेंट पर डायरेक्ट हिट करेगा। फिर ये दोनों एक होकर के लड़ने लगते हैं और फिर किमिमारू अपने इकोनॉमिक मैजिक का इस्तेमाल करता है और एट लास्ट वो जीत जाता है। हालांकि शिनोजा ये मैच हार चुका था लेकिन वो बैंकरप्ट नहीं होता, उसे सिर्फ अपना काम छोटा करना था और नए तरीके से शुरू करना था। लड़के ने बस एक नोट लिया जिसे तेज हवा ने उड़ा दिया और वो नकली नोट में बदल जाता है। किमिमारू ने सोचा कि वो उस लड़के को फिर से पैसे देगा, लेकिन तभी एक ग्लिच होता है और वो लड़का गायब हो जाता है, जिसके बाद उसकी माँ भी उसे याद नहीं करती। ये भविष्य को हद से ज्यादा इस्तेमाल करने का नतीजा है, क्योंकि काफी सारे इन्वेस्टर्स ने अपने भविष्य को दांव पे लगाया है, जिसकी वजह से एक इकोनॉमिक क्लैप्स होता है और साउथ एशिया में अचानक से बहुत ही गिरावट आ जाती है पैसों की। सारे देश ऐसे थे जो वर्ल्ड के मैप से ही गायब हो जाते हैं और इसका असर अब जापान पे भी दिखना स्टार्ट हो जाता है। किमिमारू समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन इसको रोकने के लिए वो कुछ नहीं कर सकता था। घर जाने के दौरान वो देखता है कि बेरोजगारी के कारण काफी लोग बेघर हो गए थे, क्योंकि आर्थिक स्थिति अब बहुत ज्यादा खराब हो जाती है कई सारे देशों की, जिसकी वजह से अब कंपनीज के पास पैसे ही नहीं होते लोगों को देने के। हालांकि मकुनी ये सब चीजें देख रहा था, तब वो डिसाइड करता है कि मिडासा के पैसों का इस्तेमाल करेगा मार्केट में ताकि ये सब चीजें ठीक कर सके, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये सभी चीजें केवल टेम्परेरी है। इसी दौरान जो टीचर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था वो इन चीजों को अब झेल नहीं पाता। किमिमारू सही समय पे आता है और अपने टीचर को ये काम करने से रोक देता है, लेकिन किसी को खोने का गम किमिमारू कैसे समझ पाता। टीचर को वो समझाता भी है कि आप दुखी ना हो, सब चीज ठीक हो जाएगा और बहुत ही जल्द आप फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे टीचर उसकी बात नहीं सुनता और फिर से सुसाइड करने चला जाता है। किमिमारू अपने टीचर को रोक देता है और फिर बोलता है कि आप इतनी जल्दी हार मत माने, मैं वादा करता हूँ कि मैं इस फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट को रोक के रहूंगा ताकि किसी और का फ्यूचर अब बर्बाद ना हो। किमिमारू चला जाता है फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में मसाकी से मिलने के लिए। मसाकी को बोलता है कि तुम टीचर का जो फ्यूचर है उसे वापस कर दो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें 100 गुने पैसे ला करके दूंगा और मैं अपनी सारी संपत्ति भी तुम्हें दे दूंगा। तब मसाकी बताता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि सब गॉड के द्वारा किया जा रहा है और तुम इन चीजों को बदल नहीं सकते हो। किमिमारू को जब ये सारी बात पता चलती है तो वो अपने टीचर को ये बात बताने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके टीचर का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। किमिमारू बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, उसको कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही होती है। तभी वो जब अकेले चल रहा होता है तभी उसे एक ब्रोकर मिलता है और फिर वो उस ब्रोकर से पूछता है कि कॉन्सेप्ट क्या है जहाँ पे तुम लोगों को पैसे देते हो और उनका फ्यूचर ले लेते हो। ब्रोकर सीधा बताता है कि हमें पैसे पे ज्यादा भरोसा है, ना कि किसी इंसान के फ्यूचर पे। उसी समय किमिमारू अचानक से बेहोश होने लगता है और उसको भविष्य की थोड़ी बहुत झलक दिखती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो फिर से टैक्सी में अपने आप को बैठा पाता है। वो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट आया होता है ताकि वो मिडास बैंक को पूरी तरह से जला दे और उसके सारे पैसे को भी खत्म कर दे, और फिर वो सभी पैसे को एक साथ इकट्ठा करता है और उन्हें आग लगा देता है। उसका मानना था कि इन पैसों को कोई हक नहीं मिलता कि वो किसी के भविष्य को छीन ले, क्योंकि भविष्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसों से भी। जेनिफर ये सब चीजें देख रही थी और उसको ऐसा लगता है कि ये चीजें बेकार हैं। पैसों को जला देने के बावजूद भी मिडास बैंक को या फिर फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि मिडास बैंक के जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो अभी भी लोगों के बीच में हैं, जिसकी वजह से जितना ज्यादा लोग उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे उतने ही सारे पैसे इनके पास आते रहेंगे। वो किमिमारू से बोलती है कि तुम्हें जो भी करना है जल्दी करना होगा, क्योंकि अगर हमने अब देर कर दी तो हमारी कंट्री पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। किमिमारू तुरंत जाता है मिकोनी के पास और बोलता है कि तुम्हारा तरीका गलत है, तुम भले कमजोर लोगों को बचाना चाहते हो लेकिन उनके भविष्य को डिस्ट्रॉय करने से तुम किसी का भला नहीं कर पाओगे। अभी उन्हें खबर मिली कि सिंगापुर की भी आर्थिक स्थिति अब खराब हो चुकी है। मिकोनी डिसाइड करता है कि वो अपने प्लान को अब एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पे किमिमारू से बोलता है कि तुम इन चीजों से दूर रहें। तभी आसमान से काफी सारे पिलर्स नीचे गिरने लगते हैं और उसके बाद मिडास बैंक का प्रिंटिंग मशीन तैयार हो जाता है। आदमी ने फिर अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया और आसमान की तरफ किया, जिसके बाद एक गोल्डन सा गोला उसके सामने आ गया। उसके दिमाग से जुड़ती हुई कई सारी यादें उसके पास आई, जो कि मिडास पैसे को छापने की कीमत थी। फिर उन्होंने काफी सारे लोगों के भविष्य का इस्तेमाल किया लोन के लिए। जो पैसा गलत तरीके से कमाया गया था वो एक साथ एक जगह इकट्ठा होने लगता है और मसाकी के हैट में चला जाता है और उसके बाद मकुनी
मिकुनी उन सब पैसों को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेता है। ये उसका एक तरीका होता है आर्थिक संकट को संभालने का। और काफी सारे देशों के पास अब पैसा ही नहीं बचा होता है, जिसके बाद उनका दिवाला निकल जाता है। लोग बिल्डिंगों में से गायब होने लगते हैं और उसके साथ ही साथ सिंगापुर भी दुनिया के नक्शे से ही मिट जाता है, क्योंकि उसका जो स्टॉक पॉइंट होता है वो बहुत ही नीचे गिर जाता है और उसकी जुड़ी सारी यादें भी खत्म हो जाती हैं। किस्मत से मिकुनी ने काफी सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था ताकि वो इस सिचुएशन को संभाल सके। इधर पे जापान में भी इकोनॉमिक क्राइसिस आना स्टार्ट हो जाता है और जापान के भी काफी सारे टॉप स्टॉक्स अब नीचे गिर रहे होते हैं। और जैसे जापान के लोगों को ऐसा लगता है कि अब वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी, तभी मिकुनी अपने पावर का इस्तेमाल करता है उनके स्टॉक्स को फिर से ऊपर करने के लिए। मिकुनी की कोशिश की वजह से शेयर मार्केट फिर से स्टेबल हो जाता है जापान में। ने काफी सारी मदद तो की है, लेकिन यहाँ पे मिकुनी जो काम करता है वो बिना किसी कीमत के नहीं आता, क्योंकि मसाकी उसे बताता है कि जो काम तुम कर रहे हो वो बिना किसी सेटलमेंट के पूरा नहीं होगा। फिर मिकुनी को रियल जिंदगी में भेज दिया जाता है और यहाँ पे किमीमारू जाता है जेनिफर से बात करने के लिए। उसने बताया कि मिकुनी के एक्शंस की वजह से चेन रिएक्शन तो रुक गया है और हमारा देश जीडीपी में गिरने से बच गया, लेकिन उसकी जीडीपी आधी हो गई है। यानी कि हम उस समय में पहुंच गए जिस समय में हमारा सबसे बुरा हाल हुआ करता था, यानी कि 1980s में। इसको इतनी देर तक रोकने का मतलब यही है कि मिकुनी ने अपना सारा रिसोर्सेज खत्म कर दिया होगा। लेकिन सबसे घबराने वाली बात यह है क्योंकि मिडास मनी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है जापान में, तो इसका मतलब यह है कि वो लोग अब जापान का पूरा फ्यूचर ही उनके हवाले है और इसको भरने के लिए कम से कम 1 सदी से ज्यादा का समय लगेगा और इसका आगे चल के क्या परिणाम होगा ये किसी को नहीं पता। फिर जेनिफर किमीमारू से बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम एक ब्रोकर से जाके मिलो, क्योंकि उसके पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन है और वो तुम्हें तुम्हारे फादर के बारे में भी बता सकता है। किमीमारू उसको कई सारे पैसे देता है और फिर बाद में वो ब्रोकर उसे एक फोटो देता है। उस फोटो को देख लेने के बाद ना केवल किमीमारू बल्कि मिस्यू भी हैरान रह जाती है। योकर बताता है कि जिस शख्स को तुम फोटो में देख रहे हो वो बिल्कुल ही सेम दिखता होगा, लेकिन उसका बाल का रंग अलग था और उसका नाम भी अलग था। मिलता जुलता होने का मतलब था कि किमीमारू और उसके फादर का भविष्य एक साथ है और उसके फादर उससे बहुत प्यार करते थे। ब्रोकर को पता था कि किमीमारू को इन फोटोज की कितनी जरूरत थी, इसलिए उसने कम दाम में किमीमारू को ये सारी फोटोज बेच दी। इसके बाद किमीमारू की पूरी जिंदगी बदल जाती है। एक सेकंड में पार्क में काफी सारे बच्चे थे और उथल पुथल थी, लेकिन अचानक से पार्क पूरी तरह से खाली हो जाता है दूसरी सेकंड में। अब किमीमारू को समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। इसका असर पूरे जापान में दिखने लगता है और आधे लोग गायब हो जाते हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों के साथ वो काम किया करता था वो लोग भी गायब हो जाते हैं और जिस लड़की से वो प्यार करता था वो भी उसका नाम भूल जाती है। किमीमारू तुरंत जाता है जेनिफर के पास और उसको बोलता है कि मुझे बताओ कि इस सिचुएशन को कैसे पलटा जा सके, क्योंकि अगर हमने कुछ नहीं किया तो धीरे धीरे सब लोग खत्म हो जाएंगे। उसके अगले पल हेलीकॉप्टर से काफी सारे पैसे नीचे गिराए जाते हैं। काफी सारे होमलेस लोगों को सारे पैसे मिल जाते हैं और काफी लोग खुश होते हैं इन चीजों से। लेकिन इनकी खुशियां केवल कुछ ही देर की रहती है, क्योंकि एक और इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है, क्योंकि सिंगापुर अब देश के नक्शे से ही गायब हो जाता है, जिसकी वजह से यूएस डॉलर बहुत ही तेजी से गिरने लगता है। यूएस डॉलर को और भी नीचे गिरने से रोकने के लिए G20 की सभी कंट्रीज एक साथ मिलकर सामने आती हैं और यूएस डॉलर को नीचे गिरने से बचाती हैं, जहां पे वो लोग एक प्लान को लेकर के आते हैं जिसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज प्लान, जहां पे वो लोग 5,000 करोड़ डॉलर को इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। इसकी वजह से जिन देशों के अंदर आर्थिक स्थिति खराब थी वो लोग यूएस डॉलर को परचेस करने लगते हैं बहुत ही लार्ज अमाउंट, और बाकी कंट्रीज की जो करेंसीज होती है उनका वैल्यू गिर जाता है। इसका कारण ये निकलता है कि काफी सारी कंट्रीज फिर से गायब हो जाती हैं वर्ल्ड के मैप से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मिकुनी ने जो कोशिश की थी अपनी कंट्री को बाकी कंट्रीज को बचाने के लिए वो बेकार होती है। मिकुनी फिर से जाता है मसाकी के पास उससे पैसे मांगने के लिए, लेकिन इस बार मसाकी बोलता है कि तुम्हें फिर कुछ चीजों को गिरवी रखना पड़ेगा। मिकुनी इस बार जापान के 10 साल के भविष्य को गिरवी रख देता है और जिसके बाद फिर से उसे पैसे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं और वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देता है। फिर किमीमारू को पता चलता है जापान का करंट सिचुएशन, जहाँ पे जेनिफर उसे बताती है कि मिकुनी ने जापान के 10 साल के फ्यूचर को गिरवी रख दिया है और पैसे छापने की मशीन को अगर रोकना है तो हमें उसके हाथ से वो ब्लैक कार्ड छीनना होगा। वो बताती है कि मिडास पैसे बनाने और भविष्य के खो जाने के बीच में एक समय होती है और हमें उसी समय में जाना है ताकि हम मिकुनी से डील कर सके। जब उन्हें ब्लैक कार्ड मिल जाएगा तो वो उस प्रिंटिंग मशीन को तुरंत रोक देंगे और मिडास पैसा का सेटलमेंट उसी समय कर देंगे, जिसकी वजह से भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। जेनिफर बताती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, भले ही यहाँ पे मिकुनी के पास बहुत सारी संपत्ति हो अपने मैच में लगाने के लिए और फाइट करने के लिए, लेकिन उसका एक वीकनेस है। उसकी ताकत बस इसलिए है क्योंकि उसके पास काफी सारा पैसा है। उसके पास जितना भी पैसा है वो येन है और हमें किसी तरीके से उसकी वैल्यू को कम करना होगा। अगर उसकी वैल्यू को हम कम कर देंगे तो उसके पास जितनी संपत्ति उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी और वो हार सकता है, और हो सकता है मिकुनी के ग्रुप मेंबर्स इसमें इंटरफेयर करेंगे, इसलिए तू उनको संभाले रखना, तब तक मैं जाऊंगी मिकुनी से डील करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर से हेलीकॉप्टर्स के द्वारा लोगों के बीच में पैसे बांटे जा रहे हैं, लेकिन तभी उनके बीच में एक न्यूज आती है जहाँ पे उनको बताया जाता है कि येन की वैल्यू गिर रही है, जिसके बाद हर कोई यूएस डॉलर से उसे एक्सचेंज करने लगता है। तभी किमीमारू उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे एटीएम में अपने पैसे निकाल रहा होता है मिकुनी, ताकि वो उससे उसका ब्लैक कार्ड ले सके। इधर पे मिकुनी और जेनिफर के बीच में डील हो जाती है जहाँ पे मिकुनी अब लड़ेगा जेनिफर से।
अब यहाँ पे मकुनी सोचता है कि उसे नहीं लड़ना चाहिए जेनिफर से, लेकिन तभी मासाकी उसे बताता है कि अगर तुम उससे लड़ोगे नहीं और तुम मना कर देते हो तो तुम्हारी ऐसी भी आधी संपत्ति उसकी हो जाएगी। तुम्हें ना चाहते हुए तो उससे लड़ना पड़ेगा। इधर पे किमीमारू का सामना होता है गिजार से, जो कि यूनियन का एक मेंबर होता है और गिजार को पता होता है कि किमीमारू आगे चल के उन्हें धोखा देगा। अब किमीमारू की जब फाइट उससे होने वाली होती है तो यहाँ पे किमीमारू को पता होता है कि वो मिस्यू का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मिडास के कई सारे पैसे को निकाला गया है और काफी सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं, जिसकी वजह से मिस्यू बहुत ही कमजोर है। इसलिए किमीमारू सोचता है अकेले लड़ने की। वो अपने एक नॉबिक मैजिक का इस्तेमाल करता है उससे लड़ने के लिए। तभी गिजार कई सारे रोबोट्स को भेज देता है उससे लड़ने के लिए। किमीमारू बहुत ही कमजोर होता है, इसलिए वो बहुत ही जल्द हार जाता है। उसको बहुत सारी चोटें भी लगती हैं, लेकिन मिस्यू केवल उसे देख ही सकती थी। तभी गिजार उस पर फिर से हमला कर देता है, इससे पहले कि किमीमारू रिकवर कर पाए। लेकिन क्योंकि गिजार के रोबोट्स ने हमला किया होता है किमीमारू पे, तो उनके रोबोट्स को भी काफी सारा नुकसान पहुंचता है। किमीमारू डिसाइड करता है कि यही उसके पास एक मौका है गिजार को हराने का, और वो बहुत ही पावरफुल पंच से उस पर हमला करता है, जिसमें गिजार को चोट तो लगती है, लेकिन यहाँ पे किमीमारू भी घायल हो जाता है। तभी मिस्यू आ जाती है बीच में किमीमारू को बचाने के लिए। किमीमारू नहीं चाहता था मिस्यू का इस्तेमाल करना, लेकिन मिस्यू नहीं देख पा रही होती है किमीमारू को पिटते हुए। फिर मिस्यू अपने सबसे पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल करती है और गिजार को एक ही बार में हरा देती है। लेकिन इस हमले से वो बहुत ज्यादा थक जाती है, तो वो अपने कार्ड के अंदर वापस चली जाती है। किमीमारू जब तक जेनिफर के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि जेनिफर हार चुकी है और यहाँ पे मिकुनी जीत गया है। लेकिन फिर वो डिसाइड करता है कि वो मिकुनी से खुद ही लड़ेगा और जेनिफर फाइट होने से पहले अपनी आधी संपत्ति किमीमारू को दे देती है। लेकिन किमीमारू अभी भी बहुत ही कमजोर होता है मिकुनी से लड़ने के लिए, इसलिए मसाकी उसके कार्ड को ब्लैक कार्ड में बदल देता है ताकि दोनों लड़ सके। दोनों की जैसी लड़ाई स्टार्ट होती है, यहाँ पे दोनों ही अपने इकोनॉमिक मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मिकुनी अभी भी बहुत पावरफुल होता है किमीमारू से, इसलिए वो उसको बहुत ही आराम से हरा देता है। ये सब चीजें देख करके मिस्यू अपने कार्ड से बाहर आ जाती है ताकि वो किमीमारू का साथ दे सके। मिस्यू मिकुनी के काफी सारे स्ट्राइक्स को रोक देती है और उसके हमलों को भी, लेकिन बीच में फिर मिकुनी एक ऐसा हमला करता है जहाँ पे मिस्यू फंस जाती है एक जगह पे और उसकी पावर को खींचा जा रहा होता है, लेकिन मिस्यू सही समय पे वहां से निकल जाती है। किमीमारू जॉर्जी को समन भी करता है अपनी मदद के लिए, लेकिन वो फिर भी हार जाता है मिकुनी से। फिर मिकुनी डिसाइड करता है कि वो अब एक ही बार में वो हरा देगा किमीमारू को और उसको खत्म कर देगा और उस पर हमला भी करता है। लेकिन जॉर्जी फिर बीच में आ जाती है और यहाँ पे किमीमारू को समय मिल जाता है वहां से भागने का। मिकुनी चाहता था कि आगे चल के किमीमारू उसकी जगह ले, लेकिन अब किमीमारू क्योंकि उसके खिलाफ हो गया तो यहाँ पे मिकुनी को उसकी जान लेनी होगी। तभी मिकुनी क्यू से बोलता है कि अपने पावरफुल मूव का इस्तेमाल करो और किमीमारू को खत्म करो। लेकिन अब अचानक से पूरा सिचुएशन बदल जाता है क्योंकि येन लगातार कमजोर हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मिडास मनी का पैसा किसी काम का नहीं बचता, यानी कि उसकी पावर अब कम हो जाती है, जिसके बाद मिकुनी की भी पावर कम होने लगती है और यहाँ पे किमीमारू अब आराम से जीत सकता है। मिकुनी को समझ में आ जाता है कि उसकी पावर अब किसी काम की नहीं है, तो यहाँ पे वो अपने हाथों से लड़ना स्टार्ट कर देता है। दोनों जब आपस में लड़ रहे होते हैं तब मिकुनी बार बार उससे बोलता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, तुम अगर मेरा साथ देते तो आज हमारी दुनिया अलग होती। किमीमारू बताता है कि मैं तुम्हारा साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुम केवल फ्यूचर बचाने के बारे में नहीं सोच रहे हो, केवल प्रेजेंट का देख रहे हो, लेकिन शायद तुम्हें यही नहीं पता कि तुमने प्रेजेंट को इतना बेकार कर दिया है कि अब किसी का कोई फ्यूचर ही नहीं बचेगा। और आखिरी में किमीमारू मिकुनी को हरा देता है। वहीं पे येन की लगातार वैल्यू कम हो जाती है, जिसकी वजह से मिडासा करेंसी पूरी दुनिया से खत्म हो जाती है। फिर किमीमारू मसाकी से बोलता है कि जो प्रिंटिंग मशीन का काम था उसको रिवर्स कर दो, यानी कि जो वो काम पहले कर रही थी अब उसका उल्टा करो। फिर ब्लैक कार्ड सीधा चला जाता है उस प्रिंटिंग मशीन के अंदर, जिसके बाद वो उसके साथ मर जाता है और यहाँ पे किमीमारू ने अपनी फ्यूचर को बचा लिया। किमीमारू की जब आंख खुलती है तो फिर से वो अपने रियल जिंदगी में वापस आ जाता है। जब किमीमारू बाहर निकल के देखता है तो वो देखता है कि अब सभी लोग वापस आ गए हैं और फिर से पार्क में बच्चे खेल रहे हैं। उसे एक और बात ये पता चलती है कि येन अब पूरी तरह से खत्म हो गया है और उसकी जगह किसी और करेंसी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है।